एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+2 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक इतिहास, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और प्राचीन काल के छोटे छोटे सभी राज्यों के बारे में हमने पढ़ा है। आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का चरित्र एवं सफलताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का पुत्र था और गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने बहुत सारा विकास किया। उसने शकों को पराजित किया। शक जो पश्चिम भारत में उस समय बहुत शक्तिशाली थे, उनको पराजित किया। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला और साहित्य के क्षेत्र में उसके शासनकाल में बहुत सारा विकास हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। सेकंड टॉपिक जो इसमें हमारा रहेगा, सेकंड जो सब टॉपिक रहेगा, हुण एक प्रकार की एक आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और बाद में भारत के कुछ हिस्से पर उन्होंने अधिकार भी किया। इनके बारे में और इनके जो शक्तिशाली शासक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हमारा रहेगा गुप्त प्रशासन प्रबंध, जिसमें गुप्त प्रशासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं हम पढ़ेंगे। और लास्ट में गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ये जितने भी टॉपिक्स हम आज करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके चरित्र और सफलताओं के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हुण कौन थे, शॉर्ट आंसर टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में भी इसे पूछा जाता है। गुप्त प्रशासन प्रबंध की विशेषताएं 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। और सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में आता है वो है गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आता है। सबसे पहले हम इसमें चंद्रगुप्त के चरित्र और उसकी सफलताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बना। एक और थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। आप लोगों की बुक्स में चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में शासक बना है, लेकिन ये जो डेट है ये एनसीईआरटी की बुक्स में हमने पढ़ी है। एनसीईआरटी की बुक्स में 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया है, जबकि समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि बीच में एक रामगुप्त करके भी एक शासक रहा है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार खासकर एनसीईआरटी की बुक्स में 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है उसको मानते हैं। हालांकि हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। जैसा कि हमने पहले बोला, मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे महान शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त का पुत्र था और समुद्रगुप्त की ही तरह महान था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने बहुत सा विकास किया। उसके अगर हम चरित्र और उसकी सफलताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक महान विजेता वो रहा है। महान विजेता जिसने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जो सीमांत प्रदेशों में थे उनको पराजित किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता रही है एक सेनापति के रूप में, एक राजा के रूप में, सम्राट के रूप में। वो थी मालवा, गुजरात और काठियावाड़। ये 3 राज्य जिन पर शक शासन करते थे। शकों के बारे में हमने परसों पढ़ा कि मध्य एशिया से आए थे और बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन पर आक्रमण करते हुए इन्हें पराजित किया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विजय साबित हुई। इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण की और इसके साथ साथ उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ महाराजा धीराज की उपाधि। और उसके बाद उसने इस विजय के उपलक्ष्य में ही अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये कई बार क्वेश्चन
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है कि कौन से गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के प्रथम बार जारी किए, तो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अलावा उसने बंगाल और सिंध जैसे प्रांत थे उनको भी पराजित किया। तो एक महान वो विजेता रहा है और उसके शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य बहुत स्प्रेड हुआ है। एक कुशल शासन प्रबंधक भी रहा है। हालांकि जितने भी गुप्त शासक रहे हैं वो महान शासन प्रबंधक रहे हैं। और ये चंद्रगुप्त एक महान कुशल शासन प्रबंधक था। और इन सभी गुप्त शासकों का उद्देश्य जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा था, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना था, जिसके कारण कि महान सम्राट जो है वो साबित हुआ क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते। उनके शासनकाल में इनके राज्य में बहुत शांति और व्यवस्था बनी रही। इसके अलावा इन्होंने अपने शासन में ईमानदार और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया। नेक्स्ट जो इसमें हम बात करेंगे कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य ने महान अद्वितीय उन्नति की। हालांकि समुद्रगुप्त भी एक महान कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र था ये अपने चरम तक पहुंच गया। जहाँ तक साहित्य की बात है, उसके दरबार में कालिदास जैसे महान शासक विद्वान रहे हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिसमें रघुवंशम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय जैसे संस्कृत के ग्रंथ रहे हैं। आप लोगों को याद करना पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि कालिदास की रचनाओं का वर्णन करो। तो संस्कृत के ये कुछ ग्रंथ है। रघुवंशम, मेघदूतम, ध्यान से सुने आप, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। ये एक्चुअली मालविकाग्निमित्रम जो है वो नाटक है एक, जो अग्निमित्रम और मालविका जो गुप्त शासन काल में एक नर्तकी थी उनके प्रेम से संबंधित ये नाटक रहा है। वैसे ही अभिज्ञान शकुंतलम जो शकुंतला और जो एक शासक था उसके बीच में ये कहानी है। तो ये नाटक बहुत प्रसिद्ध रहे हैं संस्कृत में लिखे गए कालिदास के द्वारा। कालिदास जिन्हें महान विद्वान माना जाता है इंडिया का। जहाँ तक भवन कला या फिर मूर्तियाँ, गुफाओं, धातु कला, संगीत कला, चित्रकला के क्षेत्र की बात है, इस काल में बहुत सारा विकास हुआ। अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। जो आप पिक्चर देख रहे हो ये गुफाएं बनाई गई है। ये गुफाएं एक्चुअली में अंदर को जब जाएंगे मंदिर है, यहाँ पे कैलाश मंदिर भी है बहुत फेमस अजंता और एलोरा में। और जहाँ तक अजंता की गुफाओं की बात है, ये एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई है। ये जो आपको मंदिर भी दिख रहे हैं इसमें, ये पूरे पहाड़ है जिनको काटा गया है और इन पहाड़ों में ही मंदिरों का निर्माण और गुफाओं का निर्माण किया है। अंदर मूर्तियाँ बनाई गई है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियाँ इस काल में बनाई गई। और ये मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इनको सुसज्जित किया गया था। और ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है, हैरान करने वाले भी बोल सकते हो आप लोग, कि उस काल में जब कोई टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ना ही साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की थी कि बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से इस प्रकार की जो है कटिंग की जा सके, लेकिन फिर भी उस समय के कलाकार कितने महान होंगे जिन्होंने बिना इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के पूरे पूरे पहाड़ों को काट कर जो है वो सुंदर मंदिरों का निर्माण और गुफाओं का निर्माण करवाया। तो ये महान इसलिए बने चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासक क्योंकि उन्होंने जो महान कलाकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया। सहनशील शासक रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, सभी धर्मों के प्रति इन्होंने जो है रिस्पेक्ट दिखाई है। हालांकि स्वयं ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म और जो धर्म थे, जैन धर्म, उन सबको जो है वो ऐसा नहीं कि उनके प्रति जो है वो
कोई क्रूर नीति अपनाई हो। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है महान शासकों में से एक रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, हूण। हूण मध्य एशिया की एक असभ्य, लड़ाकू और निर्दयी जाति थी। जाति को आप लोगों ने छोटी की मात्रा कर लेनी है, ठीक है, ये गलती से मुझसे हो गया होगा टाइप। वे चीन देश की सीमा पर रहते थे, चीन के बिल्कुल साथ में ही रहते थे। 455 ईस्वी में उन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था और कुमारगुप्त उनका सम्राट था। कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक महान शासक रहा है। अगर हम बोलें अंतिम महान शासक गुप्त शासन का, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन उसको कुमारगुप्त ने हूणों का आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा और उसमें, उस युद्ध में हूणों की पराजय हुई। हूणों बहुत ज़्यादा लड़ाकू और आप लोग ये बोल सकते हो कि हमेशा जीतने वाले थे, लेकिन ये पहला युद्ध था जिनमें उनकी हार हुई, ठीक है। और फिर दूसरी बार फिर आक्रमण किया, फिर वो हारे और उसके बाद 50 वर्षों तक उन्होंने गुप्त साम्राज्य की ओर नहीं देखा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो गुप्त शासन काल के कमजोर उत्तराधिकारी थे वो इतने महान नहीं थे, वो कमजोर साबित हुए और हूणों को मौका मिल गया फिर से भारत पर आक्रमण करने का। तो उनका एक नेता था तोरमान, उसके नेतृत्व में भारत पर उन्होंने कई बार आक्रमण किए। तोरमान ने पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे भागों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या था कि गुप्त सम्राट क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। और उसने बाद में महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। अब सियालकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसको उसने अपने राज्य की राजधानी बनाया। उसका एक पुत्र था मिहिर कुल तोरमान का, वो एक महान शासक था। और लेकिन महान तो नहीं बोल सकते, लेकिन अत्याचारी शासक था। उसने बहुत, वो एक्चुअली बौद्ध धर्म का बिल्कुल विरोधी था, उनसे घृणा करता था, जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म पर बहुत सारे अत्याचार किए, बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु की उसने हत्या करवा दी। ये भी कारण रहा है बौद्ध धर्म के पतन का। हमने पहले भी पढ़ा था, हालांकि पहले तो नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे हैं, ठीक है। तो हूणों के बारे में हम यही बात कर सकते हैं कि एक लड़ाकू जाति थी। तोरमान और मिहिर कुल इनके शासक रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सबसे ज़रूरी टॉपिक इस चैप्टर का मैं मानता हूँ उसको, हालांकि बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, जैसे समुद्रगुप्त विजय और उससे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार फिर डिस्कस करेंगे हम उसको लास्ट में कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले भी बोला है। और क्या ऐसे कारण थे कि इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इसे जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे राजनीतिक एकता। मौर्य शासन के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद भारत में छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में हैं, जिसमें शक, सातवाहन, यवन, है ना, और पार्थियन, ये सब राज्य जो थे वो कुषाण वंश, चलो थोड़ा बड़ा साम्राज्य था, राज्य था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था कि हम पूरे भारत को की बात करें कि पूरे भारत में उन्होंने शासन किया। छोटे छोटे क्षेत्रों पर इन राजाओं ने शासन किया। लेकिन गुप्त शासकों ने क्या किया, लेकिन जैसे ही गुप्त शासक सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहला काम भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। छोटे छोटे सभी जो राज्य थे उनको पराजित करके उन्होंने एक विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और एक सूत्र में पूरे भारत को जोड़ा। नेक्स्ट जो इसमें हमारा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की, मतलब कि गुप्त शासक बहुत ही कुशल शासन प्रबंधक थे। उन्होंने बहुत ईमानदार लोगों को अपने सरकार में जगह दी, जो उनको एडवाइस करते थे। और एक उन्होंने अपना जो उद्देश्य था उनका, वो था जन कल्याण के लिए कार्य करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य। इसलिए उनके काल में जो टैक्सेस थे वो भी बहुत कम थे और प्रोडक्शन के हिसाब से उन्होंने टैक्सेस इम्प्लीमेंट किया। बाकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
जो व्यक्ति जैसा अ, काम करता था, जैसा वो क्राइम करता था, उसे वैसे ही सजा वो देते थे। लेकिन जिसके कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है वो है विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। मतलब इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। प्राचीन काल में हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय ना तो कोई ज़्यादा बड़े टेलीस्कोप थे, ना तो कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें थी साइंस से रिलेटेड, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन आर्यभट्ट जैसे लोगों ने ये बात बहुत पहले बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक, उन्होंने आर्यभट्टीय नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। और जीरो की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जीरो विश्व को जो है वो आर्यभट्ट ने दिया। दूसरा उनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत थी। इसके अलावा ब्रह्म मिहिर, एक महान खगोल शास्त्री, उन्होंने बृहद संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। और पंच सिद्धांतिक का सिद्धांत उनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। और जहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में इस काल में बहुत सारी जो है वो काम हुआ है। महान जो डॉक्टर्स, जो हम बोल सकते हैं कि चिकित्सक रहे हैं, वो गुप्त काल में रहे हैं। सबसे दुनिया के सबसे पहले सर्जन, सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक, जो जिन्होंने टांके, जो हम बोलते हैं स्टिचेस लगाना या फिर ऑपरेशन करना छोटे मोटे जो स्टार्ट किए, उस समय सुई धागे का प्रयोग करते हुए स्टिचेस लगाना स्टार्ट किए, वो थे सुश्रुत। उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। दूसरे चरक, आयुर्वेद की बात करो या फिर मेडिकल साइंस की बात करो तो चरक भी एक महान चिकित्सक रहे हैं। उन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। और धन्वंतरी एक और महत्वपूर्ण चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में भारत को बहुत आगे तक लेके वो गए। तो इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बात है साहित्य का क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो साम्राज्य है ये अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। मैंने पहले बताया कालिदास, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमवंशीय। विक्रम और उर्वशी लास्ट जो इनका नाटक था, ये विक्रम और उर्वशी नामक दो एक राजा थे और उनकी ये प्रेमिका थी, उनके ऊपर ये नाटक लिखा गया है। तो एक नाटककार, एक इतिहासकार रहे हैं कालिदास। विशाखादत्त इस काल के दूसरे महान साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। मुद्रा राक्षस एक्चुअली में ये मौर्य साम्राज्य के ऊपर जो है वो बताता, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त काल का एक महान ग्रंथ रहा है जो कि विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें देवी कुमार देवी और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नाटक है, एक प्रसिद्ध नाटक है जो संस्कृत में विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, अमरनाथ, अमर सिंह, सॉरी, उसके बाद शूद्रक विष्णु शर्मा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी, शूद्रक ने मृच्छकटिगम लिखी, बहुत प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी। अजंता मैंने बताया आप लोगों को, अजंता की गुफाएं। इसके बाद ये सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, जिन्हें गुप्त काल में जो है वो डेवलप किया गया, बनाया गया सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति इस काल में हुई। पाटलिपुत्र, मथुरा, वैशाली, उज्जैन, ताम्रलिप्ति और बनारस ये गुप्त काल के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर रहे हैं। इसके अलावा ईरान, श्रीलंका, अरब, रोम, सीरिया और यूनान जैसे देशों के साथ गुप्त शासकों के व्यापारिक संबंध रहे हैं। कला की जहाँ तक बात है, हमने बात की कि गंधार कला शैली और मथुरा कला जो कनिष्क काल में जिनकी स्थापना हुई, गुप्त काल में उनका बहुत सारा विकास हुआ। वैसे ऐसा नहीं कि भाई वो रुक गई, कि गुप्त शासक जो थे हिंदू थे, तो ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत सारा विकास जो इस काल में भी इन दोनों शैलियों में हुआ। मथुरा का शिव मंदिर, तिंगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और जनता की गुफाएं, दीज आर द, ये ऐसे एक ऐसी जगहें हैं जिसमें गुप्त शासकों ने जो है वो मंदिर एस्टेब्लिश किए और कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। तो
इन कारणों से गुप्त काल को जो है वो भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और भी बहुत सारे कॉजेज है, लेकिन आगे का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण, वो है गुप्त प्रशासन प्रबंध। पहले भी मैंने बताया कि बहुत कुशल शासन प्रबंध थे। केंद्रीय शासन की बात करें, राजा सबसे शक्तिशाली था, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी, असीमित शक्तियाँ थी, सभी पदों पर नियुक्तियाँ उसके द्वारा की जाती थी, उसके मुख से निकले हुए शब्द कानून कहलाते थे, और ऑल इन ऑल वो रहता था। तो सर्वोच्च प्रशासनिक जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी वो सारी की सारी राजा के द्वारा की जाती थी। उसने महाराजा धीराज, परम भंडारक, परमेश्वर, महापरमेश्वर की उपाधि धारण की। मंत्रिमंडल की बात जहाँ तक है, कुमार मात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करता है। जैसे आजकल आईएएस करते हैं ना काम, उसी इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं लोग, वैसे ही जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि में जो सबसे ज़रूरी पोस्ट है वो है सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी, सचिव, गृह सचिव, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से कुमार मात्य भी काम करते हैं। संधि विग्रह, विदेश मंत्रालय, युद्ध और शांति बनाए रखा इसका काम, और एडवाइस करता था राजा को। महादंडनायक, न्याय मंत्री था। महाबलाधिकृति, सेना मंत्री, इसमें भी अलग अलग सेनाओं के रहते थे, जैसे हाथी सेना के अलग थे, है ना। नेक्स्ट इसमें था महाप्रतिहार, राजमहल का ये मंत्री था। तो प्रांतीय प्रशासन प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रांतीय प्रशासन प्रबंध में क्योंकि उन्होंने अपने प्रांतों में उसे बांटा होता था, राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया था। और भुक्ति, ऐसे मुक्ति यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने भुक्ति करना है। भुक्ति कहा जाता, भू क ती, क आधा और ती को छोटी की मात्रा लगी पीछे से ही। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और उनके गवर्नर को उपरीक कहा जाता था, उपरीक। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य है प्रांतों में शांति स्थापित करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, सम्राट के आदेशों को लागू करना, ये सारे ऊपरी उसकी कार्य होते थे। और उसकी सहायता के लिए बहुत सारे और प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय प्रबंध, जो हमारा प्रांतों को आगे जो है वो जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था, और विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता है। एग्जामिनेशन में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि विषयपति क्या था, या विषय से क्या अभिप्राय है ना। तो जिलों को विषय कहा जाता था। जिलों को आगे नगरों में और वीथियों में, जैसे तहसीलें होती है वैसे बांटा जा गया था, और सबसे छोटी इकाई गांव होती है, जिसके जो मुख्य होते उनको ग्रामीण कहा जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। देखो, इस एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी टॉपिक हमने अभी तक किए, यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम कहा जाता है, तीनों सीरीज में, एक आधी सीरीज में हर बार आता है। गुप्त प्रशासन प्रबंध बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। हालांकि इसमें छोटे छोटे बीच में देखो, जहाँ तक हम बात करते, कई बार ऐसे पूछे कुमार मात्य से क्या अभिप्राय है, संधि विग्रह कौन था, महाबलाधिकृत कौन था, है ना, महाप्रतिहार कौन था, इस तरीके से। या फिर भुक्ति से क्या अभिप्राय है, उपरीक से क्या अभिप्राय है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाए। तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है, उपरीक भुक्ति के जो मुखिया होते हैं उसको उपरीक कहा जाता था। वैसे ही जिलों को विषय कहा जाता है, और विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता है। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जहाँ तक स्वर्ण युग की बात है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन कि आर्यभट्ट कौन था। तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री रहे हैं, महान विद्वान रहे हैं, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र के एक महान विद्वान रहे हैं, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की। ब्राह्मीर खगोल शास्त्री, बृहन संहिता नामक ग्रंथ की रचना। सुश्रुत कौन थे, भारत के पहले शल्य चिकित्सक, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें स्टिचेस और सारा जो ऑपरेशन वगैरह का जो है वो बताया जाता था कि इस तरीके से। चरक संहिता, महान चिकित्सक, चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना। वैसे ही कालिदास कौन था, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, मेघदूतम से क्या अभिप्राय है, तो मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रथम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ठीक है, ऋतुसंहार, इसमें भी ऐसे ही मालविकाग्नि मित्रम, महत्वपूर्ण नाटक जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास गुप्त काल का एक महान विद्वान, इतिहासकार, नाटककार रहा है। विशाखदत्त, यहाँ से तो हर बार ही क्वेश्चन आता है विशाखदत्त। कई बार मुद्रा राक्षस पूछ लेते हैं, कई बार देवी चंद्रगुप्त पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि विशाखदत्त कौन था। तो विशाखदत्त गुप्त काल का सबसे महान विद्वान में से एक था। उसने
मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ठीक है। अमर सिंह का ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। हूण कौन थे, या इसी में ही तोरमान कौन था, मिहिर कुल कौन था। तो अगर ऐसे पूछेंगे मिहिर कुल कौन था, तो मिहिर कुल गुप्त काल का सॉरी मिहिर कुल हूण साम्राज्य का एक राज्य का एक शासक था, और वो तोरमान का पुत्र था। उसने वो एक बहुत ही अत्याचारी था जिसने बौद्धों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, उन्हें मौत के घाट उतार दिए, बहुत सारे बौद्धों को उसने मार डाला। और बौद्ध धर्म की पतन में एक महत्वपूर्ण कारण उसके जो निर्दयता थी। ठीक है। तो इस तरीके से अजंता की गुफाएं हमने बात की, तो और विक्रमादित्य की विजयों के ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, कि नोट्स टाइप में नहीं चाहिए, वैसे ही ज़्यादा समझाना है, कुछ और टाइप की वीडियो डाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के हमें जो है वो सजेशन देते रहे तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप सही से जो है घर में पढ़ाई की ओर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर छूटते चले जा रहे हैं। और उम्मीद यही करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस जो कोविड-19 का एक संकट है, विश्व संकट, और भारत में आज की डेट में बहुत सारे केसेस जो है वो प्रतिदिन आ रहे हैं। अपना ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें, और पढ़ाई की ओर ध्यान दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।